सबसे पहले हम ये देखते हैं वर्किंग कैपिटल कितने टाइप का हो सकता है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की अगर टाइप देखें तो एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अगर इन लफ्जों के मतलब आपको पता चल जाए तो डेफिनेशन तो वही, जिसका नाम ही इसकी डेफिनेशन होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब यह है कि करंट एसेट्स में हमें कितना फंड चाहिए, राइट। कैपिटल होता है सरमाया, फंड, और वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि करंट एसेट्स के लिए कितना सरमाया चाहिए। परमानेंट मिनिमम इतना तो चाहिए चाहिए, इतना तो हमने इन्वेस्ट करके रखना ही रखना है, ताकि जाहिर सी बात है आपके पास कुछ स्टॉक भी होना चाहिए। एक थ्रेश होल्ड सेट करोगे आप। कुछ डेटर्स भी लाजमी है कि अगर आप बिल्कुल ही कैश पे सेल करोगे तो फिर तो सेल ही कम होगी आपकी। कुछ लायबिलिटीज भी मेंटेन करोगे। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो आपको एक मिनिमम लेवल मेंटेन करने के लिए चाहिए। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अब ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है कि हमें मिनिमम कितना करंट एसेट्स या कितना स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए, या स्टॉक कितना मेंटेन करना है। एक ही बात है, स्टॉक कितना मेंटेन करना है या स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए, एक ही बात है। कितनी कम से कम क्रेडिट सेल करनी है, कितनी लायबिलिटी अवेल हो जाएगी, परमानेंट। फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल होगा कि आप वो जो फिक्स से ऊपर अमाउंट है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको लगता है आगे सीजन आने वाला है, आप ज्यादा चीजें लेकर खरीदोगे, या कोई ऐसी वजह कि आपको पता है कि अब थोड़ा सा हमें स्टॉक पहले से ज्यादा रखना चाहिए कि आपने कल को प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जो हम कम या ज्यादा, जिसको ऊपर नीचे कभी ज्यादा मंगवा लिया कभी कम मंगवा लिया, वो ऐसा हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा कर सकते हैं, चेंज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो होता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अब इसमें अगर आप देखो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर टू मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द टाइम। कम से कम इतना स्टॉक, इतने डेटर, वो तकरीबन सारा साल तक कि हमें इतनी जरूरत पड़ेगी। इंक्लूड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड, क्योंकि मैं तो हम तीन ही पढ़ रहे हैं, रिसीवेबल, पेएबल और इन्वेंट्री। फ्लक्चुएटिंग क्या होगा, जो हम उससे ज्यादा लेते हैं, जो ज्यादा चाहिए ना वो आप थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो, मिनिमम से ऊपर जो चाहिए। वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड सर्टेन टाइम। परमानेंट में क्या था, टाइम, किस टाइम के लिए चाहिए था, ऑल द टाइम। छोटी छोटी चीजों पर गौर किया करो, सारा साल आपको कम से कम इतना फंड चाहिए, इतना स्टॉक चाहिए। और फ्लक्चुएटिंग क्या है, किस महीने कितना स्टॉक चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा बोतलें सेल करता है, उसके पास सर्दियों में भी बोतलें होती हैं, गर्मियों में भी होती हैं, लेकिन सर्दियों और गर्मियों में फर्क जरूर होता है। अब उसको गर्मियों के लिए ज्यादा स्टॉक चाहिए, वो फ्लक्चुएटिंग है। जो सर्दियों में भी चाहिए और उतना कम से कम तो गर्मियों में भी उतना तो होगा ही ना, वो क्या होगा, परमानेंट। टाइम इन ट्रेड साइकिल, फॉर एग्जांपल इट मे बी इकोनॉमिक कंपनीज टू परचेज रॉ मटेरियल इन बल्क। क्यों बल्क में खरीदते हैं, कीमत कम मिलेगी, या आने वाले दिनों में हमें इन्फ्लेशन का डर लग रहा है तो तब खरीद लेते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से हम वो स्टॉक खरीद रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। The finance required to fund the purchase of bulk order will be temporary requirement because eventually the raw material will be made into product also sold to customer. The level of fluctuating working capital may be higher
इफ कंपनी हैव सीजनल डिमांड, सीजन की वजह से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बाकी आगे तो कोई बात नहीं। फिर कहता है वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग पॉलिसीज क्या होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 तरह की, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट। फंड पॉलिसी क्या होती है, एक होता है कि स्टॉक कम से कम रखें, वर्किंग कैपिटल में कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो फिर, क्योंकि अगर आप कम से कम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मतलब इन्वेस्टमेंट से ये मुराद नहीं कि हमसे कोई खरीदने नहीं आ रहा है इसलिए, नहीं, डिमांड है, सब कुछ है, लेकिन हम अपने पास जो मेंटेन रख रहे हैं ना वो कम से कम है, हमें होल्डिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, हमें फाइनेंस कॉस्ट कम पड़ेगी, हमारा पैसा कम से कम फ्रीज होगा। और अगर ज्यादा चीज लेकर रखेंगे होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोविजन ऑफ ऑब्सोलीट होने के प्रोविजन वो बढ़ेगी, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने और उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो मिलना नहीं हमें। तो एग्रेसिव पॉलिसी होती है टाइट स्टॉक रखना, और कंजर्वेटिव क्या होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इसमें रिस्क कम है, स्टॉक आउट होने का रिस्क कम है, डिमांड ना होने वाला रिस्क कम है, हमारे कस्टमर वापस चले जाएंगे ये रिस्क कम है, लेकिन अगले दूसरे लफ्जों में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है। मतलब क्यों, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो वही डिमांड हम दोनों तरीकों से पूरी करना है। फिर मॉडरेट क्या कहता है, मॉडरेट कहता है कि आप ना अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल भी देखो और अपना एटीट्यूड देखो और एक मॉडरेट लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करो, जिसमें ना तो आपको ज्यादा स्टॉक ज्यादा रखना पड़े कि ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट पड़े, ना कम रखना पड़े कि स्टॉक आउट हो जाए। बात समझ रहे हो इस चीज को? तो 3 तरह की पॉलिसीज है। अब इसमें 2 लफ्ज मैं आपको हाईलाइट करवाता हूं, वो आपने ध्यान में रख कर अपना पेपर में एमसीक्यूज में वो 2 लफ्ज आ सकते हैं, उसकी वजह से आपका जवाब गलत या सही हो सकता है। कहता है जी कंजर्वेटिव वाला क्या कहता है, वेयर ऑल द परमानेंट एसेट्स। अब ये परमानेंट से क्या मुराद है भला, वो जो मिनिमम लेवल आपने स्टॉक कर मेंटेन करना है, बोथ नॉन करंट and current permanent part of the current assets. In other words, the core level of investment in inventory and receivable are financed by long term financing. ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने अपने वो मिनिमम लेवल को कहां से पूरा करना है कंजर्वेटिव में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, इक्विटी से या लॉन्ग टर्म डेट से, एज वेल एज पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट। वो फ्लक्चुएटिंग कौन से हुए, जो सर्टेन टाइम पे चाहिए, जो हमें कभी कभी चाहिए, उसकी फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज ओनली फॉर फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट। मतलब इसकी पॉलिसी है, तरीकाकार है कि आप ऐसा करो कि कंजर्वेटिव पॉलिसी में आपने जो परमानेंट रखे हुए हैं ना वो कर लो फिक्स्ड यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से पूरे पैसे, और जो आपको कभी कभी चाहिए उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर लो। जब परमानेंट फाइनेंसिंग करेंगे तो उसके पर इंटरेस्ट भी तो पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट भी तो हमें ज्यादा देर तक पड़ता रहेगा। द कंजर्वेटिव पॉलिसी इज द लीस्ट रिस्की, ये तो हमने पहले ही पता है, कंजर्वेटिव कम से कम रिस्क है ना, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लेकर रख बैठते हो, बट आल्सो रिक्वायर्ड लोवेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब कम प्रॉफिट होता है। द फॉलोइंग, ये इसको भी मैं समझाता हूं आपको, पहले इसमें 2-3 बातें ओके कर दो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 बातें, और ये नंबर 4 भी कर लो। परमानेंट एसेट इन्वेस्टमेंट कहां से करोगे, कंजर्वेटिव में, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, अगर उसके लिए पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, और फ्लक्चुएटिंग कहां से पूरी करोगे, शॉर्ट टर्म से, इसमें कंजर्वेटिव पॉलिसीज में ये लो रिस्क होता है, प्रॉफिट भी, रिटर्न भी इसका लो होता है। अब यहां पर आप देखिएगा जरा, ये उसने हमारे पास परमानेंट करंट एसेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट, ये 3 लाख कहां से पूरा करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, और जी 1 लाख कहां से पूरा करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से।
यही नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आप 3 लाख में जो इन्वेस्टमेंट करोगे या 3 लाख जो पैसा आपको चाहिए वो लॉन्ग टर्म से जो लिया है वो यूज करो, और जो 1 लाख फ्लक्चुएटिंग चाहिए आपको वो कहां से पूरा करो, वो शॉर्ट टर्म अकाउंट पेएबल या बैंक ओवरड्राफ्ट। एग्रेसिव पॉलिसी, अब एग्रेसिव पॉलिसी इसके उलट होती है, इसमें फ्लक्चुएटिंग नॉन करंट से और परमानेंट शॉर्ट टर्म से, क्योंकि इसने टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, पैसे भी जल्दी लेने हैं, इन्वेंट्री भी ज्यादा नहीं रखनी, ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट से चाहिए नहीं। एग्रेसिव पॉलिसी वर्किंग यूजेस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बल्कि यहां पर टू फंड ऑल फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, बल्कि इसमें सारे के लिए शॉर्ट टर्म चाहिए, एज वेल एज सम ऑफ द परमानेंट पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, इसमें लॉन्ग टर्म लेता ही नहीं। आगे, दिस पॉलिसी कैरीज द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ इलिक्विडिटी। रिस्क क्यों होता है इलिक्विडिटी का? आपके पास कोई चीज ही नहीं पड़ी बेचने के लिए तो क्या कैश आ जाए। However, in the result in greatest return, because short term debt costs are typically less than the long term। इसमें दो बातें इंपोर्टेंट, बल्कि तीन बातें इंपोर्टेंट है। ये पैसा कहां से कवर करोगे? परमानेंट का, परमानेंट का भी शॉर्ट टर्म से और फ्लक्चुएटिंग का भी शॉर्ट टर्म से। और कंजर्वेटिव पॉलिसीज में परमानेंट लॉन्ग टर्म से, फ्लक्चुएटिंग शॉर्ट टर्म से। और उस वो ग्रेटर रिस्की होता है, वो लो रिस्की होता है, ये ग्रेटर रिस्की होता है, उसका रिटर्न भी लो होता है, इसका रिटर्न हाई होता है। यहां से वो कह रहा है कि आपको चाहिए परमानेंट 3 लाख, फ्लक्चुएटिंग 1 लाख। कहता है पहले तो आपने ये जो 3 लाख है ये आप पूरा करेंगे यहां से। अब तो लायबिलिटी हो ही खत्म गई, अगर खत्म हो गई है तो फ्लक्चुएटिंग फिर आप यहां से कर सकते हो। अगर करंट लायबिलिटी पड़ी हुई है, मतलब वो अवेलेबल है, तो फिर दोनों शॉर्ट टर्म से। लेकिन ये बात उसका परमानेंट लॉन्ग टर्म से और इसका परमानेंट शॉर्ट टर्म से। फ्लक्चुएटिंग फिर अगर इसका अवेलेबल है तो दोनों ही शॉर्ट टर्म। क्या लिखा हुआ है? ऑल द फ्लक्चुएटिंग एज वेल एज सम ऑफ द परमानेंट। उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मॉडरेट, मॉडरेट में वो क्या कहेगा? वो कहता है जरूरत के हिसाब से देख लो। A moderate policy match the short-term financing to fluctuating current assets and long-term for permanent plus non-current assets. This policy between two extreme, कहता है ये दोनों के दरमियान में है। उसने कहा है कि जनाब मॉडरेट पॉलिसी कहती है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आप इस्तेमाल करें फ्लक्चुएटिंग के लिए और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें परमानेंट के लिए। हम कहेंगे वहां पर भी तो यही था कंजर्वेटिव में, लेकिन उसमें नॉन करंट एसेट का जिक्र नहीं था। एज वेल एज प्लस नॉन करंट एसेट, वो कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप अपने करंट एसेट के परमानेंट के लिए भी इस्तेमाल कर लें और नॉन करंट एसेट के लिए। अब ये आपका एमसीक्यूज में आएगा, ऊपर वो एक डेफिनेशन किसी के लिख देगा और नीचे पूछेगा बताओ ये एग्रेसिव पॉलिसी है, मॉडरेट पॉलिसी है या कंजर्वेटिव पॉलिसी है। या ऊपर क्वेश्चन के अंदर कंजर्वेटिव पॉलिसी लिख देगा, नीचे तीनों की डेफिनेशन लिख देगा, तो क्या बताओ इसमें कंजर्वेटिव कौन सा है। ठीक होगी बात? तो इसमें से 1-2 एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। वो कहता है शॉर्ट टर्म का बेनिफिट क्या है? जाहिर सी बात है लोअर कॉस्ट और मोर फ्लेक्सिबल। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बेनिफिट क्या होता है? एक तो उसका इंटरेस्ट कम टाइम के लिए हमें देना पड़ता है, और दूसरा फ्लेक्सिबल होता है कि हमें जितनी टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम का हम अवेलेबल करते हैं। ये सिर्फ एक नजर पढ़ लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह लिखा हुआ है। मेन हम अपने टारगेट पे चले गए हैं, डेटर मैनेजमेंट। यहां से सवाल उसे बनाना चाहिए क्योंकि इसमें टोटल 4 या 5 सवाल आते हैं और उनमें डेटर मैनेजमेंट का सवाल 4-5 नंबर का आ सकता है, क्रेडिटर मैनेजमेंट का 4-5 नंबर का आ सकता है, और अगर वो सवाल आया ना ये वर्किंग कैपिटल वाला, वो तो फिर सीधा 15 नंबर का है ना। लास्ट टाइम भी 15 नंबर का सवाल उसमें से आया। डेटर मैनेजमेंट से क्या मुराद है? सबसे पहले डेटर मैनेजमेंट, हमने उसको कितने दिनों की उधार देनी है। अब डेटर के पहले तो कॉस्ट बताओ, रिस्क बताओ कौन कौन से डेटर के रिस्क जो हो सकते हैं, हम क्यों इसको मैनेज करते हैं। 3 तरह के रिस्क है मेन। बैड डेट्स का रिस्क, उसकी फिर रिकवरी कॉस्ट तो भी आएगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कह लो,
रिकवरी की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कह लो, और दूसरा है फाइनेंसिंग, फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट कहां से आ गई इसमें डेटर में? जब डेटर को आप सेल करोगे, आपके पास तो कुछ नहीं है ना, डेटर को सेल करनी है तो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो ही सेल होगी ना। तो उसके लिए जो आप फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हो वो आपकी डेटर की फाइनेंस कॉस्ट है। फाइंड कैसे करते हैं? डेटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपया डेटर को दिया हुआ है, अगर ये 10,000 कैश पे आ जाता, शॉर्ट टर्म इनकम कमा लेते। 10,000 उधार पे दिया हुआ है ना, अब 10,000 से वो 11,000 तो आपको देगा नहीं, वो तो 10,000 देगा। तो जितनी देर तक वो पैसे नहीं दे रहा तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक होगी बात। अब मैनेजमेंट में वो कहता है, डेटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर हम अपना मैनेजमेंट करने लगे, अब हम पहले 20 दिन की उधार देते हैं, अब हम चाहते हैं कि 30 डेज कर दें। उसके लिए पहले ये कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम 30 डेज करेंगे तो हमारी सेल कितनी बढ़ेगी, बैड डेट्स का रिस्क कितना बढ़ेगा, कलेक्शन चार्जेस कितने बढ़ेंगे, फाइनेंस कॉस्ट कितने बढ़ेगी, और इसके अगेंस्ट हमें नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। अब अगर तो इसके एसेट्स या रेवेन्यू में ज्यादा इजाफा हो रहा है और कॉस्ट में कम इजाफा हो रहा है, ये 20 से 30 डेज पे चले जाएंगे। और अगर कम हुआ है, हमारा रेवेन्यू कम हुआ है और कॉस्ट हमारी ज्यादा हुई है, तो यही मैनेजमेंट है। इसका बेनिफिट क्या होगा? हमारे बैड डेट्स कंट्रोल होंगे। डेटर मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है? हमारे डेटर कंट्रोल होंगे, बैड डेट्स का रिस्क कम हो जाएगा, हमारे डेटर के साथ लिंक बेहतर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो जाएगी उनके साथ। ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्रेडिट वाला कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा कंट्रीब्यूशन पता है सबको? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस, उसने कहा ना एडिशनल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? सेल मल्टीप्लाइड बाय सीएम रेशो, और सीएम रेशो बेसिकली जीपी रेशो को कहते हैं। सीएम रेशो किसे कहते हैं? जीपी रेशो को। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विजन मैंने बता दिया जी, बैड डेट्स कॉस्ट हो सकती है। फाइंड कैसे करेंगे? सेल मल्टीप्लाइड बाय जितना बैड डेट्स के चांसेस हैं, कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे जी? रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पढ़ लिया, हम सवाल पे जा रहे हैं। दोबारा है क्योंकि बताने से आप लोग पता नहीं याद रख पाते हो या नहीं रख पाते। कॉस्ट क्या क्या होती है? एक बैड डेट्स कॉस्ट होती है जो कि बराबर होगी सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ बैड डेट्स। नंबर 2 एक एडमिन कॉस्ट होगी, वो मल्टीप्लाइड बाय, वो जैसे बताएगा मोस्टली वो डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज गिवन होता है, या सेल का परसेंटेज होगा या डेटर का परसेंटेज होगा, डेटर या सेल। फाइनेंस कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? डेटर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ, जो कैपिटल आपने, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं पढ़ा हुआ है? ये जो वैक पढ़ के आए हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आ जाते हैं जी मैनेजमेंट का सवाल है। पहले तो इसका रिक्वायरमेंट चेक करें। अजान सुन लें फिर शुरू करते हैं।
वो कहते हैं एस्टिमेट द इफेक्ट ऑन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 डेज। इसका मतलब है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग हुई ना। Assume that year has 360 days। अब सवाल देते हैं, ग्रीन कंपनी करंटली ऑफर 30 डेज क्रेडिट, अभी उसके 30 डेज क्रेडिट पे चल रहा है, एनुअल क्रेडिट सेल्स 12 मिलियन, द कंट्रीब्यूशन पर सेल रेशियो इज 25%। ये जीपी रेशियो है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल या जीपी रेशियो एक ही बात होती है। एंड बैड डेट्स आर 1% ऑफ सेल, सेल का 1% उसका बैड डेट्स हो जाते हैं। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट if credit period increased to 60 days the annual sale increased by 10%। annual sale कितनी बढ़ जाएगी? 10। but bad debts would rise to 1.5%। bad debts कितने हो जाएंगे फिर? 1.5%। the cost of capital for green company is 9%। cost of capital कितनी हो जाएगी? 9%। कहता है आपने ये बताना है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑन एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा, हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी। प्रॉफिट कितना बढ़ा और हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी। तो यहां पर हम इसका तरीकाकार ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, 30 डेज का भी डाटा लिख लेते हैं, 60 डेज का भी डाटा लिख लेते हैं, और इंक्रीज या डिक्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं अपना कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन है कितना वैसे, कितने परसेंट है? 25%। इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, वेरिएबल कॉस्ट ही लेते हैं। तो या तो जीपी रेशियो आएगी या कंट्रीब्यूशन आएगा। पहले आप सेल करते थे 12 मिलियन की, तो 12 मिलियन में आपका कितना कंट्रीब्यूशन आता था? 25%। तो कितना कंट्रीब्यूशन आया? 12 मिलियन का 25% कितना आया? 3 मिलियन। यहां पर मैं दोनों वर्किंग लिख देता हूं, 12 मिलियन का 25%। अब अगर आप 60 डेज क्रेडिट दोगे तो आपकी सेल 12 मिलियन से कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? 10%। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 और उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 25%। कितना? 3. तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया कम हो गया? कितने से बढ़ गया? 0.3। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 0.3 से, कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके होगी बात। नेक्स्ट, बैड डेट्स। ये तो फायदा हो गया ना, बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स कितने थे? 1% ऑफ सेल, 1% ऑफ, तो 12 का 1% लेंगे या जो नई सेल है उसका 1%? 12 का 1% लेंगे। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1% और 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5%। पिछले 12 सेल है उसका 1%, अगली सेल कितनी है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 और बैड डेट्स कितने हैं? 1.5%। कितना? 0.19। पहला 0.12 और दूसरा 0.198 और डिफरेंस कितना आ गया? 0.0 माइनस कर दे। माइनस क्यों किया? एक्सपेंस बढ़ाया ना, एक्सपेंस कम होगा तो इनकम, एक्सपेंस बढ़ेगा तो। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट तो वैसे डेटर की अमाउंट होती है, डेटर के बारे में उसने बताया नहीं, इसका मतलब है वो सारा ही क्रेडिट है, सारा ही क्रेडिट है। अच्छा, बुक को बाद में देखते हैं कि बुक ने किस तरह से किया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 9% पर एनम। अगर कुछ नहीं बताया तो 9% क्या हुआ? पर एनम। अगर हम सेल करते हैं, आईकैप की बुक ने, आईकैप वाले ने क्या किया है? डिफरेंस लेकर किया है। मतलब पहले आपकी 12 मिलियन सेल हो रही है, जो सेल का डिफरेंस आ रहा है बस उसको लिया। हम एक और तरीके से करने लगे हैं। पहले सेल कितनी है? क्रेडिट सेल 12%, और कितना उसको पड़ेगा? 9%, और कितने दिन की फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी? 30/360। ऐसे ही होगा ना? तो कितनी फाइनेंस कॉस्ट पड़ी पुरानी? 0.0, और अब होगी 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 60/360। 0.198। कितना फर्क आया? 0.108। अब हर एक का प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसने डायरेक्ट इंपैक्ट में प्रॉफिट पूछा है तो आखिरी कॉलम को कर लो, या पहले दोनों को करके एंड पे दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस ले लो, जैसे मर्जी कर लो, ये आपका काम है। पहले दोनों टोटल करके एंड पे कर लो या साथ साथ कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, 0.3 में से माइनस करें 0.078 और माइनस करें 0.108। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितने से? 0.114। हम कहेंगे अच्छा उसको अब ये रिकमेंडेशन भी दो ना, उसको बढ़ाना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए या नहीं? बढ़ाना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता, डन, क्लियर होगी बात? उसने 2 एग्जांपल दिए हैं। अगली एग्जांपल दिया है कि क्रेडिट टाइम कम करने की। ये उसने ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पढ़ना तो है, उसने टोटल सेल नहीं ली, 12 और 13.2 का डिफरेंस लेकर उसने उसके ऊपर 9% लेकर सिर्फ किया है। तो हमने दोनों को फाइंड करके फिर लिया। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस। तो उसके बाद ये डिक्रीज करने का टाइम है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद है फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं, फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आप आउटसोर्स कर देते हो अपने डेटर, उनकी मैनेजमेंट, अपने डेटर्स की मैनेजमेंट किसी कंपनी को दे देते हो कि भाई ये आप लोगों ने, हम जब सेल करेंगे ना, आपने जाकर इनसे पैसे लेकर आने हैं, आपने ही इनका करना है, हम आपको कोई सर्विस चार्जेस दे दिया करेंगे। ठीक है, तो फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आज जुमा है तो नमाज पढ़ने जाना है सबने। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल, वैसे तो बस मतलब समझ लग जाए, पूरी अंग्रेजी समझ लग जाती है क्या लिखा हुआ है। मतलब आपने अपने डेटर्स की जिम्मेदारी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दी। अब इसमें हमें फायदे और नुकसान क्या होंगे और उसके फायदे नुकसान क्या होंगे। जब हम फैक्टरिंग करेंगे तो पहले तो बैड डेट्स वाला मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जाने और हमने सिर्फ उसको सर्विस चार्जेस देने। ठीक है, एक बात। दूसरा क्या फायदा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी और रिकवरी कॉस्ट है वो भी बच गई। हाँ, इसमें एक और चीज होती है जो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए लेकिन डेटर ने आपको लेट देने हैं, अभी उनकी डेट लेट है, तो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे भी दे देती है लेकिन उतनी देर का वो इंटरेस्ट चार्ज करे। ये है टोटल फैक्टरिंग ऑफ डेटर। फैक्टरिंग ऑफ डेटर बेसिकली क्या है, कोई कंपनी अपने रिसीवेबल आउटसोर्स कर देती है, उसकी मैनेजमेंट, अब उसके बदले उसे सर्विस चार्जेस मिलेंगे, लेकिन हमें क्या फायदा होगा, हमारी जो बैड डेट्स की कॉस्ट है वो खत्म हो गई। अगर बैड डेट्स हो गया वो उसकी जिम्मेदारी, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस खत्म हो गए। फाइनेंस कॉस्ट नहीं खत्म हो सकती क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट वो आएगी,
हाँ, अगर हमें उससे पैसे चाहिए और उसने टाइम से पहले पैसे दे दिए, तो जितनी देर उसने पहले पैसे दिए, मिसाल के तौर पर हमारे पैसे आने हैं 50 दिन बाद और हमें आज पैसे चाहिए, तो हम उन्हें, वो फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे दे देगी और 50 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जब पैसे आएंगे वो रख लेगी, जाहिर सी बात है उसने तो हमें दे दिए। तो ये सारे इसके फायदे और नुकसान हैं। तो ये एक नजर आपने इसको पढ़ लेना है, इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज। अच्छा, कब इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी बात है। व्हेन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट कस्टमर, जब बहुत ज्यादा कस्टमर हैं तो फिर हम कहते हैं कि अपने बाकी कामों पर तवज्जो देते हैं कि हम किसी और के जिम्मे लगा देते हैं। डज नॉट हैव सफिशिएंट डेट कलेक्शन प्रोसीजर्स, हमारे पास खुद से वो कलेक्शन नहीं हो रही, तो फिर वो रिकवरी पॉलिसीज वालों को दे देंगे या रिकवरी करके दो। डज नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंस फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिर भी हम अपने डेटर, हमें ये भी तो फायदा है ना कि टाइम से पहले अगर कभी पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा। वो कहता है सर्विस कौन कौन सी देगी, वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन देगी वो सर्विस, मैंने वो चाहिए, क्रेडिट इंश्योरेंस देगी, मतलब क्या, बैड डेट्स खत्म हो गया, बैड डेट्स नहीं होंगे, एडवांस फंड चाहिए होगा वो मिल जाएगा। कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी सर्विस पे, सर्विस फी, कमीशन चार्जेस, और जो फाइनेंस हम लेंगे एडवांस उसका इंटरेस्ट। बिल्कुल बेसिक बातें, लेकिन अगर उसका सही थीम आपको पता है तो। एडवांटेज डिसएडवांटेज में वही बातें लिखी हुई है दोबारा। इवैल्यूएशन, फी एंड कमीशन, हाँ इवैल्यूएशन से क्या मुराद है, हम सर्विस वो लें या ना सर्विस लें, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम सर्विस नहीं लेते तो हमें क्या क्या खर्चे आते हैं, और अगर सर्विस लेंगे तो क्या क्या खर्चे आएंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारे खर्चे कम आ रहे हैं तो सर्विस नहीं लेंगे, अगर हमारे खर्चे ज्यादा आ रहे हैं तो सर्विस ले लेंगे। ये एग्जांपल भी वही लिखी हुई है। तो यहां तक आप कर लेना, सेटलमेंट डिस्काउंट में कल करो, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसका फिर नेक्स्ट वीक में मैंने टेस्ट लेना है इसका इंशाल्लाह। कल आपको मैंने थ्योरी की और इसकी असाइनमेंट भी अलग अलग कर दिया, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में मैंने अरेंज भी कर दिया। तो कल इसके क्वेश्चन यहां से करने हैं, पास पेपर भी इसका आपको मिल जाएंगे कल, तो इतना ही काफी है ये चैप्टर, ठीक है। तो कल हम